हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाया हूं सर कि अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं जून 21 एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये 2 महीने में कैसे पढ़ें, कैसे टाइम को एलोकेट करें, कितने रिविजन्स सर हो सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम है, टेस्ट या राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो सवाल आपके मन में होंगे वो हम अब डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी गलतियां जो आप करने वाले हो वो मैं पहले से ही आपको बता दूंगा कि क्या क्या गलती एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है, ताकि आप वो गलती ना करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 महीने में कैसे पढ़ना है, अप्रैल और मई 2 महीने हैं। मैं इसलिए 6-7 दिन पहले ही ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, जब तक आप मन बनाओगे, मन बनाने में भी टाइम लगता है कि हाँ ये फॉलो करना है कि नहीं, तो मन बनाओगे कि चलो ये फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ फॉलो कर रहे होंगे, उसको छोड़ के कुछ नया करना उसमें टाइम लगता है, स्विच करने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं बहुत ही सही समय पे ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपकी ये ड्यूटी है कि आपको अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा देना है, ताकि उनको सही समय पे मिल जाए और वो इसको फॉलो कर पाए। ठीक है, तो 2 महीने लगभग आपके पास है। ये 2 महीने में चलती गाड़ी में आप कैसे चढ़ोगे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है, प्राइमरली मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या तो बोथ ग्रुप दे रहे हो। मैंने सिंगल ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स अज्यूम किए हैं और बोथ ग्रुप में 8 सब्जेक्ट अज्यूम किए हैं। न्यू सिलेबस के हिसाब से मैंने ये अज्यूम किया है। अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो और आपका थोड़ा सा वेरिएशन है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ कैलकुलेशंस नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो फिर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मोर और लेस बहुत ही माइनर वेरिएशंस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा। मोर और लेस आपका भी स्केड्यूल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है सिंगल ग्रुप है आपका, ओल्ड सिलेबस में है, सेकेंड ग्रुप है तो 3 ही सब्जेक्ट होंगे, तो आपको 3 सब्जेक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन साथ साथ में अब बीच पेन पेंसिल या कैलकुलेटर लेके बैठना है मेरे साथ, और आपको अपने हिसाब से अपने लिए बना लेना है। ठीक है, मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ और एक रफ स्केच दे रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट उसमें फिट होते हो तो आप यही यूज कर सकते हो, पर अगर आप इसमें फिट नहीं हो रहे हो तो आप अपने लिए इसको वेरिएट करके अपने लिए अप्रोप्रिएटली सूटेबली इसको वेरिएट कर सकते हो। ठीक है, और बोथ में मैंने 8 सब्जेक्ट अज्यूम किए हैं। अगर आप ओल्ड सिलेबस को तो आपके 7 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए सर, फिर कुछ किसी के बच्चों के एग्जाम्पशंस होंगे, तो ऐसे तो मैं कभी कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि एक इंसान अगर कोई वीडियो बना रहा है, ही हैज टू टेक सर्टेन अजम्पशंस एंड ही हैज टू कैटर टू अ ऑडियंस। किसी का एक एग्जाम्पशन है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 है, किसी के 5 है, तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में आप हो सकते हो, तो आपको सूटेबली मॉडिफाई करते जाना है। ठीक है, अब जब अप्रैल स्टार्ट होगा, सबकी पढ़ाई तो कंप्लीट हुई नहीं है, पढ़ाई तो चलते ही रहती है। इवन इफ आप कह रहे हो कि आपकी पढ़ाई हो गई है, स्टिल आपको खुद को पता है कि यार काफ़ी चीज़ें अभी भी आपकी पेंडिंग होगी, काफ़ी चीज़ें आपको समझी भी नहीं है, काफ़ी चीज़ें आपने स्किप की हुई हैं, काफ़ी चीज़ों में आप पहले क्लासेस में एब्सेंट थे, काफ़ी चीज़ें आपको टफ लगती हैं, फोबिया है, तो आपने इसलिए इस वजह से भी छोड़ रखी हैं। तो आप एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आप हो, एक टाइम पीरियड में आप हो, तो आपकी पढ़ाई कभी भी 100% पूरी नहीं होती। तो रिविजन स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, जो फर्स्ट कंसेप्चुअल लर्निंग जिसको मैं कहता हूं, जो फर्स्ट रीडिंग होती है, उसको कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग ही कंप्लीट नहीं हुई, अगर आपका पूरा सिलेबस ही अभी तक कवर नहीं हुआ है, यू कैन नॉट थिंक ऑफ रिविजन आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक बार आप रिवीजन के पैटर्न में आ गए, फिर आप नई चीजें बाद में नहीं पढ़ पाते हो, और आप पढ़ोगे भी तो आपके लिए वो नेगेटिवली वर्क करती हैं, क्योंकि आप पैनिक कर जाते हो कि इतना कम समय है, अभी भी मेरे टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं, नए नए टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो आखिरी में, तो इट्स वेरी रिस्की, माइंडसेट पे वो अफेक्ट करता है। तो इसीलिए मैं आपको पहले एक गाड़ी में चढ़ने के लिए टाइम दे रहा हूं, तो 15 दिन मैं दे रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जो भी सिंगल ग्रुप वाले हैं उनको मैं 15 डेज दे रहा हूं, कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, जब भी ये स्केड्यूल फॉलो करने की सोच रहे हो, मैं आपको 15 डेज दे रहा हूं फुल, कि आप फर्स्ट रीडिंग पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, और बोथ ग्रुप वालों को मैं लगभग 20 डेज दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है ही नहीं, ज्यादा समय है ही नहीं। ठीक है, और 15 डेज थोड़ा मुझे लगा इनफ नहीं है, तो इसलिए मार्जिनली थोड़ा सा ज्यादा टाइम मैंने दिया है। 20 डेज में आप पहले अपनी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करो, सारे वो कंसेप्ट जो आपको नहीं आते हैं, सारे वो कंसेप्ट जिनसे आपको डर लगता है, सारे वो कंसेप्ट जो आपके छूटे हुए हैं, उन सबको पहले कवर करो, क्योंकि कवरेज इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अब जो सिलेबस है वो पहले जैसा नहीं रहा, जो पेपर की जो लेवल है वो भी पहले जैसी नहीं रही,
बहुत ही छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स में नुक एंड कॉर्नर से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कवरेज ज़्यादा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वही ट्रेडिशनल स्कैनर वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो भैया मेरे तरफ से मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, वो स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन अब नहीं चलती। स्कैनर वैनर देख के चले गए, ऐसा अब नहीं चलता। आपको बहुत डिटेल स्टडी करनी है, बहुत ज़्यादा कवरेज रखना है, ठीक है, और सिर्फ स्कैनर पे बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई बेस नहीं करनी है, ठीक है। तो 20 दिन बोथ ग्रुप वालों को दे रहा हूँ, तो आप जो भी डेट से स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से 15 डेज काउंट करके आपको डेट अपने लिए प्लॉट करनी है। तो अगर मैं 1 अप्रैल से अज्यूम करूं तो 15 अप्रैल का आपको टारगेट रखना है। बोथ ग्रुप वाले हो तो 20 अप्रैल आपको अपने लिए टारगेट रखना है कि ये डेट तक मुझे पूरी पढ़ाई फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करनी है, और उसके बाद फिर मैं नए कंसेप्ट कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। जो भी टॉपिक्स मुझे आते हैं, जो भी टॉपिक्स मुझे समझे हुए हैं, जो भी टॉपिक्स मेरे नोट्स में जहां से मैं पढ़ रहा हूं, उसी को सिर्फ मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करूंगा। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो कट ऑफ डेट आप निकालोगे ना, ये काफी ज्यादा आपके लिए क्रूशियल है, क्योंकि इसके बाद आपका माइंडसेट आपको बदलना पड़ेगा। जब हम फर्स्ट रीडिंग पढ़ते हैं, हम जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो एक अलग माइंडसेट होता है, और जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं वो एक अलग माइंडसेट होता है। काफी बच्चे मिक्स कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि वो रिवाइज कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, और इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। माइंड बहुत क्लियर रखना है कि आप पढ़ रहे हो या आप रिवाइज कर रहे हो। जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको माइंडसेट रिवीजन का ही रखना है, रिवीजन के जो रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो पहला कट ऑफ आपको समझ गया। तो जैसे ही आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई है, आपकी एक जो फर्स्ट रिवीजन होती है, अच्छी वाली जो रिवीजन होती है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मेरा अच्छा खासा पढ़ना हो गया है। आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिकॉल होती हैं, पूरी रिकॉल नहीं होंगी, एक्सपेक्ट करना भी नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिकॉल होगा। तो वो फर्स्ट रिवीजन इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप टाइम गैप मत रखना। जैसे ही आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होती है, स्टार्ट द फर्स्ट रिवीजन। और फर्स्ट रिवीजन में मैंने जो सिंगल ग्रुप वाले हैं उनको मैंने 3 दिन दिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप वालों का एडवांटेज होता है, उनके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है। इसलिए मैंने ऊपर भी लिख दिया है कि सिंगल ग्रुप वालों को मैंने 3 रिविजन्स दी हैं। 3 से ज़्यादा इतना वैल्यू ऐड नहीं करती हैं, ठीक है। 3 हो गई, अगर अच्छे रिविजन्स हो गई 3, तो इट इज़ वेरी गुड, मोर इनफ टू पास द एग्जाम्स। और जो बोथ ग्रुप वाले हैं वो 2 ही रिविजन्स, अच्छी वाली 2 ही रिविजन वो कर पाएंगे, ठीक है। ज़बरदस्ती आप 3-4 करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी हाथ लगेगा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन जो है, मैंने सिंगल ग्रुप वालों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है। 3 दिन में एक बहुत ही ज़बरदस्त रिवीजन पर सब्जेक्ट आपकी हो सकती है। 3 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 10 घंटे पढ़ो ना, 30 आवर्स हो जाते हैं। 30 आवर्स इज़ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर द एंटायर सिलेबस, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली बोथ ग्रुप वालों को 2 ही दिन मिलेंगे, ठीक है। 2 ही दिन में आपको सब कुछ निपटाना है, 2 ही दिन में आपको सब कुछ निपटाना है, ठीक है। तो 16 डेज लगभग आपको लगेंगे। 7 सब्जेक्ट हैं तो 14 डेज हो जाएगा, ठीक है। जो भी है आप अपने हिसाब से वो कैलकुलेशन कर लेना। तो फर्स्ट रिवीजन आपको इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आपको करना है। फिर सर जब एक बार एक रिवीजन हो गई है तो आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, कवरेज भी बन जाती है, आप एक थोड़ा सा मेंटली आप स्टेबल हो जाते हो कि यार चलो अपन सही ट्रैक पे हैं। कॉन्फिडेंस आना चालू होता है तब, कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाता है तब, ठीक है। और तब टेस्ट सीरीज या राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू, और उसको इंक्रीज करने के लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको मिली है वो सिर्फ पढ़ना और रिकॉल करने का है। उसमें एक तड़का, टेस्ट का या राइटिंग का तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है। और उस वक्त अगर आप बीच में टेस्ट देना चालू करोगे, फुल सिलेबस टेस्ट देना चालू करोगे या राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू करोगे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ डेज दे दिए हैं। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे दिन आप लिखते ही बैठोगे, पर इतने डेज में एलोकेट कर रहा हूं। अब अलग अलग दिन पे आप कुछ कुछ घंटे दे सकते हो, जैसा भी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो या जो भी राइटिंग प्रैक्टिस आप करना चाहो। मैंने टोटलिटी में नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से इतने दिन दिए हैं कि 4 दिन लगभग आपके टेस्ट में या राइटिंग प्रैक्टिस में जाने चाहिए मिनिमम। अब आप इसको कैसे स्कैटर करते हो, कैसे डिवाइड करते हो, वो आप कंप्लीट फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और बोथ ग्रुप वालों को मैंने लगभग 8 दिन दिए, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस जैसे ही आप स्टार्ट करोगे फिर आपकी सेकेंड रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। सेकेंड रिवीजन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू होगा, ठीक है। सेकेंड रिवीजन में भी मैंने सिंगल ग्रुप वालों को 3 दिन दिए, क्योंकि उनके पास अभी भी अच्छा खासा समय है। 2 रिवीजन्स 3 डेज पर सब्जेक्ट अगर आप करते हो
बहुत ही इनफ हो जाता है, आपको हर चीज़ धीरे धीरे रिकॉल होना चालू हो जाती है, आपको एक सब्जेक्ट का पूरा जो एक कवरेज होता है आपके माइंड में वो बैठ जाता है कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, क्या टफ है, क्या इजी है, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपको कॉन्फिडेंस है, हर चीज़ पे आपकी ग्रिप बन जाती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, हर चीज़ आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट आपके पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो सेकेंड रिविजन में भी मैंने 3 डेज दिए हैं, तो सिंगल ग्रुप वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो 12 डेज वहाँ पे आपके चले गए, एंड सेम गोज फॉर बोथ ग्रुप्स, उसके लिए फिर से 2 ही दिन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे 1 डे के हिसाब से 2 रिविजन्स रख सकते हैं कि भाई किसी को 3 रिविजन करनी है बोथ ग्रुप वालों को, तो उतना टाइम तो है नहीं, पर अगर आप सिंगल डे के हिसाब से करो तो फिर आप 3rd रिविजन भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक्चुअल पेपर्स में जो बोथ ग्रुप देते हैं, आपको पता ही है कि आपको छुट्टी नहीं मिलती, आपके बैक ऑन बैक पेपर्स होते हैं, तो एक्चुअली आपको एक ही दिन मिलता है अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो। सिंगल वालों को तो 2 दिन मिलते हैं, 1 दिन की गैप मिलती है। तो जो लास्ट रिवीजन मैंने सिंगल ग्रुप वालों के लिए रखा है वो एग्जाम के हिसाब से रखा है। जो लास्ट रिवीजन होती है दैट हैज टू बी इन द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में जितना टाइम आपको मिलने वाला है एग्जैक्टली उस स्केड्यूल में आपको एक बार पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने लास्ट रिवीजन में सिंगल ग्रुप वालों को 2 दिन दिए, क्योंकि आपको 2 ही दिन मिलते हैं। और यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, इसको और अगर आप बेटर बनाना चाहो तो आप बेटर बना सकते हो, इसको आप 1 डे ईच कर सकते हो, ठीक है। तो आपके भी 3 रिवीजन हो जाएंगे और 1 डे के हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड कर लोगे, ठीक है। तो 1 डे ठीक है, सेम 8 डेज। आ रहा है कुछ समझ में? तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके 3 रिवीजन हो जाएंगे, ऊपर से 2 बार आप पूरे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई कर लोगे, तो जो भी गलतियां आपसे होनी होंगी वो यहीं पे हो जाएंगी, और एक्चुअल एग्जाम जब आएगा तब आपसे बहुत ही मिनिमल गलतियां होंगी और आप स्मार्ट बनते जाओगे कि नहीं, आपको याद रहेगा कि नहीं यार मैंने ये 1 दिन में मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। कौन कौन से सब्जेक्ट 1 दिन में रिवाइज हो जाते हैं या मैनेज हो जाएंगे, कौन से बिल्कुल नहीं होने वाले, तो आपको वहाँ पे और ध्यान देना है, दिमाग लगाना है, कैसे कट शॉर्ट करना है सिलेबस को, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या लास्ट डे पे पढ़ना चाहिए, ये सब की प्लानिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, अगर अब इसका आप टोटल लोगे तो सिंगल ग्रुप वालों को 51 डेज ही देखो लगते हैं, और बोथ ग्रुप वालों के पास बिल्कुल एग्जैक्ट 60 डेज पूरे ही यूटिलाइज हो जाते हैं। उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है, बरोबर, बट कुछ डेज वेस्ट होते ही हैं, ठीक है। 1-2 दिन तबीयत खराब होती है, कुछ घर का काम, कुछ फेस्टिवल्स या कुछ फैमिली फंक्शंस, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो टेस्ट वाला टाइम आप 2-3 दिन यूटिलाइज कर सकते हो विदाउट हार्मिंग द कंप्लीट रूटीन, या फिर जो मैंने 20 डेज यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे भी आप 4-5 डेज का वेरिएशन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन रिवीजन में वेरिएशन मत लेना, रिवीजन में बिल्कुल भी टाइम आपके पास नहीं है अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से परफेक्ट रूटीन होगा, ठीक है। काफ़ी शेड्यूल्स आपने देखे होंगे, काफ़ी बनाए भी होंगे, ठीक है। ये मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि फर्स्ट रीडिंग के लिए भी टाइम देना चाहिए। काफ़ी लोग फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करने के लिए टाइम ही नहीं देते, डायरेक्ट रिवीजन शेड्यूल्स देते हैं, और लोग फिर आधी पढ़ाई छोड़ के रिवीजन चालू भी कर देते हैं, तो ये बहुत गलत है। ट्रांजिशन टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से रिविजन्स को प्लान कर सकते हो। अब इसमें भी थोड़े वेरिएशंस आपको अपने हिसाब से करने हैं। फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट को, जैसे सिंगल ग्रुप वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई सिंगल ग्रुप वाले बच्चे को लग रहा है कि यार कोई सब्जेक्ट मैं 2 दिन में कर सकता हूँ, 3 दिन क्यों दूँ, जब सिलेबस ही कम है, 2 दिन में मेरा अच्छे से हो चुका है तो मैं 2 दिन दूंगा। और वो 1 दिन जो आपका बचता है वो आप टफ सब्जेक्ट के लिए रख सकते हो। कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको टफ लगता होगा, लेंदी लगता होगा, वहाँ पे आपको 4 दिन की जरूरत होगी, तो आप 1 इधर से माइनस करके उधर ऐड कर सकते हो। ये सब चलता है, ठीक है। बोथ ग्रुप वाले भी आधा दिन प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सूटेबली आपको मॉडिफाई करना है अपने लिए, इसलिए मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता रहा कि भाई लॉ के लिए इतना टाइम दो, अकाउंट्स के लिए इतना टाइम दो, टैक्स के लिए इतना टाइम दो, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप सेल्फ कर रहे हो या आपने क्लासेस की हुई हैं, आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, बहुत सारे वेरिएशंस मतलब पॉसिबल हैं, इसलिए मैं डिक्टेट नहीं कर सकता। मैं डिक्टेट करूंगा तो इस शेड्यूल का कोई
इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको इसको अपने लिए मोल्ड करना है, अपने सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर डेज प्लॉट करने हैं, डेट प्लॉट करनी है, और फिर उसको अच्छे से एक पेज पे लिख के अपने उसको एक टारगेट की तरह मान के उसको फॉलो करना है, ठीक है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप ये डेज से प्रॉपर अपने लिए बैठ के आधा एक घंटा बैठ के आप डेट्स प्लॉट करोगे, थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे एक दो दिन की इधर उधर, और उसको प्रॉपर बना के उसको एक टारगेट की तरह फॉलो करोगे, ठीक है। तब मैं मानूंगा कि ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा, ठीक है। तो ये है। अब इसमें कुछ मैं टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले, जैसे ही आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होते होते आपको रिवीजन नोट्स का अरेंजमेंट करना है। जैसे रिवीजन स्टार्ट होने वाली है उसके पहले ही आपके रिवीजन नोट्स हर सब्जेक्ट के आपके पास होने चाहिए। या तो आपने बनाए होंगे, या तो आपने कोई टीचर के लिए होंगे, या कोई फ्रेंड के लिए होंगे, या कहीं से वही हैंड रिटन नोट्स, ये वो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी आप, जिस पे भी आपको भरोसा है, जिस पे भी आपको भरोसा है, वो नोट्स से आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। बस कोशिश यही करना कि उसका कवरेज अच्छा हो। कोई नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से बहुत अट्रैक्ट करता है आपको, 50 पेज के नोट्स। अरे 50 पेज के नोट्स का जमाना चले गया है। मैं भी अगर 50 पेज के नोट्स दूं तो मत लेना, 50 पेज के नोट्स का जमाना खत्म हो गया है, ठीक है। आज की डेट में रहो। अगर एक नॉर्मल नोट्स है, नॉर्मल रिटन नोट्स हैं प्रॉपर, तो 150, 200 या 250 पेजेस तक तो उसका मिनिमम कवरेज होना चाहिए। मैं चार्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिटन प्रॉपर जैसे टैबुलर फॉर्मेट में जो नोट्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूं, कि कोई भी सब्जेक्ट 150 पेजेस से कम नहीं जाना चाहिए, और 250 या अप टू 300 भी वो जा सकता है, आप फिर भी उसको कवर कर लोगे। 300 के बहुत ज़्यादा भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। 400, 500, 600 रेगुलर बुक से आप पढ़ रहे हो, वो भी रिकमेंडेबल नहीं है। और मॉड्यूल से भी रिवीजन करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है। मॉड्यूल से भी रिवीजन करना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि कोई भी मॉड्यूल आप उठा लो, 400 से 500, 600 पेज का है वो, और इतनी बड़ी बुक लेके अगर आप रिवीजन लेने बैठोगे, वो कभी कंप्लीट नहीं होने वाली, और आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। भले आपने मार्किंग कर रखी हो, भले आपने चीज़ें कट कर रखी हो, भले आपने बहुत सारी चीज़ें की हो, हम भी सब करते हैं, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, स्टिल पॉसिबल नहीं है। माइंडसेट आपका कभी बनेगा ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप ये 500, 600, 800 पेज की बुक को 2 दिन में या 1 दिन में रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि आपका टाइम ही उतना है। कितने भी फटाफट आप पन्ने पलटा लो, वो पॉसिबल नहीं होता है, और आप लो कॉन्फिडेंस ही फील करोगे, ठीक है। तो मॉड्यूल से भी रिविजन मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। तो आपके पास कोई ना कोई नोट्स आप अरेंज करो। अगर आपने खुद ही पढ़ते पढ़ते खुद ही बना ली है, बेस्ट है, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर अगर खुद नहीं बनाई है, टाइम नहीं मिला, या बोथ ग्रुप वाले हो तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, तो आप देखो मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, मेरे भी नोट्स हैं, और भी बहुत सारे फैकल्टीज़ के नोट्स हैं। बैठ के एक दिन सबके नोट्स कंपेयर करो, जो जो आपके पास अवेलेबल होते हैं उन सबको कंपेयर करो, जो भी उसमें से एक बेस्ट नोट्स जिस पे आपको भरोसा आता है, जिसका कवरेज अच्छा है, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, और जो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, आपका मन हो रहा है पढ़ने का, वो नोट्स सिलेक्ट करके आप उसको रिविजन्स के लिए यूज़ करो, और बाकी सारे नोट्स साइड कर दो। मल्टीपल नोट्स एक ही सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल मत रखना, ठीक है। फोकस ऑन ओनली वन नोट्स, एक ही नोट्स पे फोकस करो जिस पे आपका भरोसा है, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। नोट्स का अरेंजमेंट पहले ही हो जाना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस की भी प्लानिंग पहले से ही कर लो। टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन करनी होगी तो कहीं ना कहीं पहले से ही कर लो। फुल सिलेबस का एक पेपर हर सब्जेक्ट का देना ज़रूरी है। अब भले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके करो, या खुद ही कोई पास पेपर उठा के खुद ही लिख के देखो, और इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के साथ खुद ही चेक करो, वो भी चलता है, ठीक है। सब कुछ चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक फुल पेपर 3 घंटे बैठ के लिखना है, सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, बट वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। हेल्थ का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, ठीक है। सब प्रायोरिटीज़ आपको ध्यान देनी है। सिर्फ पढ़ाई करोगे तो और भी कुछ ऐसा ना हो प्रॉब्लम हो जाए, तो हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, और बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बिकॉज आई नो कि बोथ ग्रुप वाले बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत हेक्टिक रूटीन होता है, 15 घंटे 18 घंटे ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। 10 आवर्स टू 12 आवर्स इज़ वेरी गुड। 10 से 12 घंटे अगर आप इफेक्टिवली पढ़ पाते हो, इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी ओके, वेरी फाइन। आप अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर लोगे।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके 15 घंटे 16 घंटे का आउटपुट निकाल रहे हो तो वो 2 महीने तक नहीं टिक पाएगा। अगर आपको कोई सिलेक्टिव 2 दिन के लिए अपने आप को पुश करना है उतना चलता है, 2-3 दिन तक पुश करना ठीक है। 7 दिन 8 दिन 10 दिन नहीं कर पाओगे, बॉडी को आप हार्म करोगे, माइंड को हार्म करोगे, और फिर जब एक्चुअल पेपर आएगा तब आपका माइंड वर्क नहीं करेगा, तब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। ठीक है, तो एनर्जेटिक भी रहना है। 10 घंटे मेरे हिसाब से बहुत ही सफिशिएंट है। सिंगल ग्रुप है तो 8 घंटे तक भी ठीक है। बोथ ग्रुप में 10-11 या मैक्सिमम 12 घंटे, 12 घंटे से ज़्यादा स्ट्रेच करना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल अपना बेस्ट दीजिए। 2 महीने पूरे हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हो, पढ़ाई कंप्लीट करके अच्छे से 2 से 3 रिविजन्स भी कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अच्छा खासा समय आपके पास अभी भी है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।